क्लास 9th, दिस इज योर एजुकेटर उज्जवल अपुंज और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की हमारी इस क्लास में, जहां पे हम कवर करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो बच्चों, ये चैप्टर सबसे ज्यादा प्यारा चैप्टर है आपकी पूरी 9th क्लास में, क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर ना बस चीजों को समझने की जरूरत है, थोड़े बहुत फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो अगर आप लर्न कर लोगे तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस भी इसमें इतने कॉमन है जो पूछे जाते हैं, कुछ मिल मिलाकर यार 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे और वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आज हमारी सबसे पहली क्लास है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन बच्चों भूलिएगा मत, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दो, फटाफट से कर दो, बहुत सारा कंटेंट और भी आने वाला है। चलिए तो बच्चों, क्योंकि आपने टाइटल में ही पढ़ लिया है, ये चैप्टर जो है इट इज ऑल अबाउट आवर कंट्री इंडिया। इंडिया के बारे में हम बात करेंगे और ज्योग्राफिकली इंडिया वर्ल्ड में अगर एरिया के बारे में बात करें, कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट वी लुक एट दैट ऑल्सो, इंडिया कहां पर लोकेटेड है, कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में, किसी भी जगह की लोकेशन को कैसे बताया जाता है, हमारी कंट्री में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब एक ही टाइम पूरी कंट्री में कैसे है, ठीक है। तो वो भी हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे, आईएसटी की बात करेंगे। वील ऑल्सो टॉक अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज, वील ऑल्सो टॉक अबाउट द ओशंस एंड द सीज दैट आर सराउंडिंग इंडिया। तो एक प्रॉपर्ली आपने जैसे मैप में इंडिया को तो देखा होगा, लेकिन आज हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, कैसे लोकेटेड है, कितनी जगह को ऑक्यूपाई करता है, वो सारी फैक्चुअल डिटेल्स हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से, और यहाँ पर आ जाते हैं बात करने के लिए हमारे इंडिया के बारे में। बच्चों, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। लोग जब बसे थे ना, तो इंडिया में बहुत पहले से लोग बसे हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस, बसने की बात हो रही है तो बहुत पहले से इस लैंड पे लोग रह रहे हैं। It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades, has contributed significantly to the making of the world history. तो इंडिया का contribution वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐतिहासिक रूप में काफी ज्यादा रहा है। उसी के साथ साथ इंडिया एज अ नेशन अगर हम बात करें, आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, उसके बाद वी हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स सामाजिक आर्थिक विकास, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं। लेकिन ये तो बस एक इंट्रोडक्टरी चीज है। ऑब्वियसली वी लव आवर कंट्री इंडिया, वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री इंडिया, व्हाट मोर कैन वी से। जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, कैसे लोकेटेड है। अब बच्चों, मैं जब लोकेशन की बात करती हूँ तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी जहां पे हो मेरे को लोकेशन भेजो, आप लोग क्या करोगे? जैसे आजकल तो बहुत ही ईजी है, लाइव लोकेशन अपनी शेयर कर दोगे, करंट लोकेशन अपनी शेयर कर दोगे, है ना। तो मेरे पास वो लोकेशन आएगी, जब मैं उस पर क्लिक करूंगी तो मैप्स में आई नो कि इधर इधर आपने गूगल मैप्स यूज करे होंगे, आपने एप्पल मैप्स यूज करे होंगे, किसी भी मैप के ऐप में आपकी लोकेशन को कैसे बताया जा रहा है। हमारे इतनी सारी कैब सर्विसेज है, उबर है, ओला है, बहुत सारी कैब सर्विसेज हैं। ये कैब सर्विसेज मैप्स के थ्रू ही लोकेट करती हैं लोगों को, है ना, पिकअप ड्रॉप लोकेशंस। कैसे? तो ऑब्वियसली बच्चों, एक कोई तो चीज होगी कि वो लोकेट कर पा रहे हैं, वो लोकेट कर पाते हैं ड्यू टू द लॉन्गिट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर बच्चों अगर मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेट इमेजिनरी लाइंस हम लोगों ने खींची हुई हैं। सो दीज आर सम वर्टिकल लाइंस एंड देन देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो कुछ लाइंस हमारी बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी लाइंस हैं जिनको हम बोलते हैं, बिकॉज दीज आर लॉन्ग लाइंस, तो इनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और जो लेटी हुई लाइंस हैं, इन लेटी हुई लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो ऐसे बहुत से लॉन्गिट्यूड्स, बहुत से लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ के ऊपर बच्चों असली में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बट इमेजिनरी तरीके से हमने बना रखे हैं ताकि हम किसी भी जगह की जो लोकेशन है वो इजीली डिटेक्ट कर सके, इजीली डिटरमिन कर सके। सो फॉर दैट पर्पस हमने ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट कर रखा है, इमेजिनेशन में, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हमने कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। याद रखिएगा, लंबी लाइंस लॉन्गिट्यूड्स है, लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड्स है। तो इससे हमें किसी भी जगह की लोकेशन का पता चलता है। अब एक और चीज है, हमारा जैसे अर्थ है बच्चों, ऑब्वियसली अगर मैं बीच में से ऐसे काट दूं अर्थ को, ऑब्वियसली मैं काट नहीं रही हूं अर्थ को, तो ऐसे वो दो हेमिस्फेयर, बच्चों अर्थ की शेप कैसी, इट इज लाइक अ स्फेयर, जैसे एक बॉल होती है, तो बॉल एक स्फेयर है ना, तो उसी स्फेयर का एक बहुत बड़ा आप वर्जन समझ लीजिए, दैट इज आवर अर्थ।
और अगर हम अर्थ को बीच में से इसे काट दे तो ये 2 स्फेयर्स में डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप ऐसे भी काट दो, सीधा सीधा भी काट दो, तो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी बात करते हैं। तो देखिए, अभी पहले ये वाली लाइन मिटाती हूं मैं। अगर मैं बीच में से ऐसे काट दूं, एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन में, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हो गया हमारा नदर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला हिस्सा हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स क्लियर है, नदर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर क्लियर है। सिमिलरली उसी तरीके से अगर मैं अर्थ को ऐसे काट दूं, ऐसे 2 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड कर दूं, स्ट्रेट लाइन से काट दूं, तो यहां वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये हो जाएगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे ना 4 कंसेप्ट समझे हैं, 3 कंसेप्ट, 4 नहीं 3 कंसेप्ट समझे हैं। क्या समझा है हमने? हमने समझा कि ये हमारा अर्थ है, इसका ये वाला पोर्शन है नदर्न हेमिस्फेयर, ये वाला पोर्शन है सदर्न हेमिस्फेयर। वहीं पे अगर हम इसको ऐसे बीच से डिवाइड करें तो ये वाला इसका है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये वाला इसका है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। उसी के साथ बहुत सी ऐसी लाइंस हैं जो सीधी जा रही हैं, जो कि लॉन्गिट्यूड्स हैं, और बहुत सी रिलेटिव लाइंस जो हैं वो लैटिट्यूड्स हैं, जिससे किसी भी जगह की लोकेशन को डिटरमिन करा जाता है। लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड, सदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और उसके बाद आप लोग लोकेशन की बात बहुत ईजिली समझ पाओगे। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, एक बहुत बड़ा देश है, जो कि इंटायरली नदर्न हेमिस्फेयर में ही लाए कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इंडिया की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ को अगर हम ये जो बीच वाली लाइन है इसको इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्रीज की जो होती है, इसके इंटायरली ऊपर वाले हिस्से में हमारा इंडिया लाए करता है। एक और चीज जो जानने लायक है बच्चों वो ये है, जैसे ये देखो, ये जो 0 डिग्री वाली वर्टिकल लाइन होती है ना, इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो बीचों बीच अर्थ से गुजर रही है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। याद रखिएगा, 0 डिग्री वाली जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, और 0 डिग्री वाली हमारी जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो याद रखिएगा कि ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन। इंडिया जो है बच्चों, इंडिया इंटायरली एक तो नदर्न हेमिस्फेयर में है, ऊपर से इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी है कि नहीं? तो ये वाली लाइन जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में बांट रही है, तो इंडिया पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी लाए कर रहा है, प्लस इंडिया जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में भी नहीं है, पूरा नदर्न हेमिस्फेयर में भी है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द नदर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, पूरा नॉर्थ में भी है और ईस्ट वाली साइड जो है उसमें भी है, तो नदर्न और ईस्टर्न हिस्से को इंडिया बिलोंग करता है, इंडिया यहां पर लोकेटेड है। मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन द लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 minutes north and longitude 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east। तो बच्चों ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया जो है, ये देखिए यहां पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो मेन लैंड है, यानी कि जो हमारी जमीन है, वो कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल कि यहां पर हम लोग ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है, ये वाला लॉन्गिट्यूड 2 फॉर्म करेंगे, और ये वाले 2 लैटिट्यूड हम लोग बता देंगे कि ये कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट एंड द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हमको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ऑलराइट। देखिए तो हमारा जो है यहाँ पर लैटिट्यूड क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। तो ये वाला जो आपका लैटिट्यूड होगा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ होगा, और जो सबसे ऊपर है ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट का ये वाला हमारा लॉन्गिट्यूड होगा। तो इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में और इन लैटिट्यूड्स के बीच में हमारा
इंडिया जो है बच्चों वो लाए करता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन अगर आप लोगों के दिमाग में आई है तो आनी बनती है, अगर नहीं आई तो दिक्कत है। देखिए कंफ्यूजन क्या होनी चाहिए, आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए कि मैम इंडिया का ये वाला हिस्सा तो समझ में आता है कि 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है, लेकिन जो साउथ वाला लैटिट्यूड है उसके आगे नॉर्थ क्यों लिखा है ना। और हमारा चलो ये वाला तो समझ में आता है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, क्योंकि वो तो ईस्टर्न साइड है, बट जो वेस्टर्न साइड का लॉन्गिट्यूड है उसमें भी ईस्ट लिखा है। तो बच्चे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इंडिया जो है वो इंटायरली हमारे इस हिस्से में लाई कर रहा है, जो कि हमारा नदर्न हेमिस्फेयर भी है और जो कि हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर भी है। इसी वजह से इस साइड जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे उसके आगे ई से उसको डिनोट करा जाएगा, क्योंकि वो सारे लॉन्गिट्यूड्स ईस्टर्न साइड पे आते हैं। और उसमें जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उन सब के आगे उसको नॉर्थ से डिनोट करा जाएगा, क्योंकि एन, तभी तो एन लिखा है क्योंकि इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि सपोज अगर कोई देश, यहां पर एक सर्कल बनाती हूं मैं, इधर लाई कर रहा है, आप मेरे को कमेंट्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। अगर ये कंट्री है सपोज कंट्री ए, और कंट्री ए इस जगह पे लाई कर रही है, तो यहां पर उसके लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के आगे क्या लिखा जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या लिखा जाएगा, लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स दोनों का बताना, ठीक है। ये मेरा आपसे सवाल है। ऑलराइट, चलिए अभी मैं इसको मिटाती हूं, ठीक है। तो ये आई होप बात एकदम क्लियर है कि इन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बीच में हमारा मेनलैंड जो है वो लाई करता है, ठीक है। बढ़िया, थोड़ा मैप मैम ने ऐसे ही रफ में बनाया है, तो जज्बाती मत हो जाना कि मैम ये क्या बना दिया आपने, ठीक है। चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। To the southeast and southwest lie the Andaman Nicobar and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal, Arabian Sea respectively. देखिए अब यहाँ पे दो बातें बोल दी हैं, तो यहाँ पे इंडिया को सबसे पहले तो देख लेते हैं और फिर समझ लेते हैं। अभी हमने समझा कि इंडिया की लोकेशन क्या है, लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स के हिसाब से तो बात कर ली, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट ये लॉन्गिट्यूड्स है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो ये वाली बात तो हमने बिल्कुल ही समझ ली है। अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है बच्चों कि इंडिया के ऊपर तो देखो यहाँ पे इंडिया जमीन से घिरा है, सारे यहाँ पे दूसरे देश हैं इंडिया की बाउंड्री पे, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब हो गए। पर अगर दक्षिणी हिस्से में हम लोग देखें तो दो सीज हैं। वेस्टर्न साइड में हमारा अरेबियन सी है, जहां पर हमारे इंडिया का ही एक आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई करता है, और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है विच इज येट अनदर सी, जहां पे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, हम लोग हमेशा बाहर के आइलैंड्स देखते रहते हैं, बट लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारी इंडियन टेरिटरी को ही बिलोंग करते हैं, हमारे इंडिया का ही हिस्सा है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में हमारे क्या बोल रही हूं मैं, हमारे अरेबियन सी में लक्षद्वीप, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो बच्चों इंडिया के बीचों बीच से होके गुजरता है, बिल्कुल बीचों बीच से होके गुजरता है। ये देखिए, तो दिस इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ का लैटिट्यूड हमारे इंडिया के बीचों बीच से होके गुजरता है। कौन कौन से स्टेट्स इस लैटिट्यूड के पास आते हैं तो हम देखेंगे। सबसे पहले वी कैन सी कि गुजरात के थ्रू ये पास हो रहा है, गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 स्टेट्स के थ्रू हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि एक बहुत स्पेशल लैटिट्यूड माना जाता है बच्चों, वो इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है और इन 8 स्टेट्स को क्रॉस करता है।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स उसके रिश्ते में आते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था बच्चों, वो था इंदिरा पॉइंट, जो कि सबमर्ज हो गया था एक सुनामी के दौरान इन 2004। तो 2004 में ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो पानी तले डूब गया था, सबमर्ज हो गया था। चलो, तो ये तो एक फैक्ट हो गया, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब जरा लोकेशन के बाद इंडिया के एरिया की बात कर लेते हैं, साइज की बात कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर जो आपको चीज याद रखनी है वो यह है कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है, इंडिया कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। और वर्ल्ड के पूरे एरिया के हिसाब से, मतलब वर्ल्ड का जो 100% एरिया है उसमें से इंडिया का अगर देखें तो 2.4% एरिया पूरे वर्ल्ड के एरिया में से इंडिया ऑक्यूपाई करती है। तो पूरे 100% में से हमारे पास 2.4% एरिया ही मौजूद है। वहीं पे हम देखते हैं कि इंडिया जो है, अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर करा जाए इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के साथ। नंबर 1 पे आती है रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो इसको याद करने का एक ही शॉर्ट फॉर्म है, रुकुक बाई के नाम से हम इसको याद करते हैं। तो अगर आपको ये याद रहा शॉर्ट फॉर्म तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। नंबर 1 पे रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ऐसे आप इसको याद करके रख सकते हैं, भूलिएगा मत, 7th लार्जेस्ट कंट्री। ऑलराइट, नेक्स्ट, India has a land boundary of 15,200 kilometer and coastline including Andaman Lakshadweep is 7,516.6 kilometers. बच्चों, लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन की बात हो रही है। अब ये दो कंसेप्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे इंडिया का जो बॉर्डर एरिया जमीन के साथ जुड़ा है, जैसे कि यहां से ये सारा जमीन के साथ जुड़ा है, तो पूरा एरिया ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, यहाँ से है ना, यहाँ से आएगा, यहाँ से पूरा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला है ना, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है जो कि जमीन के साथ जुड़ा है, ये हमारी लैंड बाउंड्री है, जिसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। वहीं पर अगर बात की जाए जो हमारी बाउंड्री पानी के साथ जुड़ी है, यानी कि यहां से लेकर कोस्ट लाइन क्या है, जो पानी के साथ बाउंड्री जुड़ी है, तो ये पूरा नीचे यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो ये सारी पानी के साथ जुड़ी है, ठीक है। तो ये कोस्ट लाइन है हमारी 7,516.6 किलोमीटर लॉन्ग। और सिर्फ यही नहीं, हमारे अरेबियन सी की भी कोस्ट लाइन, अरेबियन सी बोल रही हूँ, हमारे लक्षद्वीप की भी कोस्ट लाइन और हमारे अंडमान निकोबार की भी कोस्ट लाइन, सब कुछ मिलाकर ये कोस्ट लाइन है हमारी, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर्स। ओके, इंडिया बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। बच्चों देखिए, हमारे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यहां पर पूरे इलाके में इंडिया जो है किससे घिरा हुआ है, हमारे हिमालयन माउंटेन्स है, जिनको यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स फोल्डिंग के प्रोसेस से बने थे। वो आपको सब अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जब आप फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ोगे ना तो उसमें बताया जाएगा। और उनका फॉर्मेशन काफी बाद में हुआ था, इसलिए उनको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। तो हिमालय से घिरी हुए, हिमालय बच्चों वो पहाड़ है जो कि हमको प्रोटेक्ट करते हैं ठंडी ठंडी हवाओं से, एक तरीके से बहुत ज्यादा हमें एक कवच प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। साथ ही में साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर, एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। तो 22 डिग्री नॉर्थ, देखिए बच्चों 20 डिग्री ये रहा, 22 डिग्री से ही, 22 डिग्री के लैटिट्यूड से ही इंडिया का जो लैंड मास है इट बिगिंस टू टेपर। टेपर का मतलब है कि पतला, नैरो होता जाता है, ठीक है, टेपर होता जाता है, इंडियन ओशन की तरफ जाता है नीचे, और 2 सीज में डिवाइड कर देता है, अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। ऑल राइट, latitudinal longitudinal extent is about 30 degrees, despite the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent। अब ये लाइन ना कभी कभी बच्चों को समझ ही नहीं आती है, अरे भाई ये किस भाषा में लिख दिया। तो देखिए बच्चों, ये भाषा बहुत ही सिंपल है, भाषा बहुत ही इजी है, थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आएगा।
बोला जा रहा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, यानी कि इसके और इसके बीच में जो लंबाई है हमें वो ज्यादा लगती है ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो लंबाई है उससे, है ना। तो ये वाली लाइन और इस वाली लाइन की बात हो रही है, हमें नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ज्यादा लंबा लगता है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट के मुकाबले, बल्कि दोनों की लंबाई बराबर है, अप्रोक्सीमेटली बराबर है। खुद ही कैलकुलेट कर लो यार, 8 डिग्री से 37 डिग्री तक कितना हो गया, 30 डिग्री अप्रोक्सीमेट हो गया, और 68 से 97 तक भी वही 30 डिग्री, 29-30 डिग्री के आसपास, दोनों की उतनी ही लंबाई है, उतना ही डिस्टेंस है, बट पता नहीं देखने में ऐसा लगता है कि दिस डिस्टेंस इज लॉन्गर देन द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक द इक्वल अमाउंट। अब यहां पर नेक्स्ट चीज आती है इंडिया का टाइम। बच्चों, चाहे कोई इंसान केरला में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो मिजोरम त्रिपुरा में बैठा हो, हर कोई एक ही टाइम देख रहा है अभी अपनी घड़ी में, हर किसी को एक ही टाइम दिख रहा है, जिस टाइम को हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये स्टैंडर्ड रहता है पूरे इंडिया में, सेम टाइम दिखाती हैं आपकी घड़ियां, चाहे आप किसी भी कोने में बैठे हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, एक ही कंट्री है तो उसमें एक ही टाइम दिखना चाहिए ना। कहीं गुजरात में 4 बज रहे होंगे, कहीं 5, कहीं 6 बज रहे होंगे, तो काफी दिक्कत आ जाएगी, काफी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब बच्चों, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है, असल में टाइम हर जगह हमेशा सेम नहीं होता है, ठीक है। देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। 2 घंटे का टाइम लैग रहता है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। आपने ये चीज सुनी होगी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, है ना। पूरब में सूर्योदय होता है और वेस्ट साइड पे यानी कि पश्चिम में सूर्यास्त होता है। तो इसी वजह से ऑब्वियस सी बात है यार कि जो अरुणाचल प्रदेश है विच इज टुवर्ड्स द ईस्ट, और गुजरात का है हमारे वेस्ट में, इन दोनों ही जगहों के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग रहता है, मतलब समय पीछे है। अरुणाचल प्रदेश में सुबह जल्दी हो जाती है और सुबह 2 घंटे बाद, मतलब सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में पहले निकल जाता है और 2 घंटे बाद गुजरात में पहुंचता है। तो इट्स लाइक दैट, सो देयरफॉर देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours बट द वॉचेस शो द एग्जैक्ट टाइम। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों हम लोग एक जगह का टाइम लेते हैं। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट passing through Mirzapur in Uttar Pradesh taken as the standard time for the whole country। हमने ना फिर ये डिसाइड करा कि यार एक काम करते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी, तो एक लॉन्गिट्यूड को पकड़ा, ये वाला लॉन्गिट्यूड, जिस लॉन्गिट्यूड को एक नाम दिया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये लॉन्गिट्यूड पास करता है थ्रू आवर इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मिर्जापुर के थ्रू पास कर रहा है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन। इस जगह पे जो टाइम रहता है उसी टाइम को पूरे इंडिया का टाइम माना जाता है। तो अभी जैसे मेरी घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं तो जाहिर सी बात है 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ये मेरी घड़ी में क्यों बज रहे हैं? क्योंकि ये वाला टाइम है जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन पे है। तो दैट टाइम इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इस चीज को। क्यों मैम? और अब ये सवाल उठेगा कि मैम ये जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है, इसी को ही क्यों चुना गया? इसमें ऐसी क्या बात थी? मिर्जापुर में ऐसी क्या बात थी? मिर्जापुर सीरीज देखने के बाद हुआ है क्या ये? तो नहीं बच्चों, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, वो बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से पास होता है। ईस्ट से भी, ईस्ट जैसे ईस्ट है, ईस्ट से भी उसका उतना ही डिस्टेंस है जितना उसका वेस्टर्न साइड से डिस्टेंस है। तो इट इज लाइक इक्वी डिस्टेंट, कहीं बीच में। मतलब समझो कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बज रहे हैं, गुजरात में अभी भी रात के 2 ही बज रहे हैं, टाइम लैग है ना। तो तो हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन पे अप्रोक्सीमेटली 3 बज रहे होंगे। तो यहां अगर 4 AM है, यहां 3 AM होगा, यहां पर अभी 2 AM ही होगा। तो एक तरीके से क्योंकि ये लाइन बीचों बीच है, ईस्ट के भी उतनी ही दूर है, वेस्ट के भी उतनी ही दूर है, और कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है वो, इसी वजह से इस लॉन्गिट्यूड को चूज करा गया एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। और जो भी टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन पे होता है, दैट टाइम इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, इसके पीछे लॉजिक है क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है। पास कहां से होता है? मिर्जापुर के थ्रू उत्तर प्रदेश में। ओके,
लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब बच्चों यहाँ पर ये एक लाइन है जो और कंफ्यूज करती है बच्चों को कि मैम ये क्या बोल दिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब यानी कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं बच्चों, ये बहुत सारे लैटिट्यूड्स चलते जा रहे, तो होता क्या है, ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट यानी कि दिन कितने लंबे होंगे, रातें कितनी लंबी होंगी, इस चीज को अफेक्ट करता है हमारा लैटिट्यूड। तो मतलब कि क्योंकि हमारा इंडिया का जो सदर्न हिस्सा है, क्योंकि ये सदर्न हिस्सा इक्वेटर के ज्यादा पास है, इस वजह से बच्चों हमारे सदर्न हिस्से में दिन और रात अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम के होंगे, कि अगर दिन 12 घंटे का है तो रात भी 12 घंटे की होगी, उस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे आप लैटिट्यूड्स में ऊपर 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 जाते रहोगे तो जो ड्यूरेशन है बिटवीन द डे एंड नाइट, ठीक है, वो एक तरीके से और लंबा होता रहेगा। यहां पर वो कम रहेगा, यहां पर वो लंबा होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप साउथ टू नॉर्थ मूव करेंगे, क्योंकि अब वो इक्वेटर से दूर होती जा रही है ना जगह, सनरेज की दिक्कत, तो इस वजह से वहां पर ड्यूरेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। देखिए ऑल राइट, तो ये वाला तो हमने सब कवर कर लिया है स्टैंडर्ड मेरिडियन तक, ये फिर से पता नहीं क्यों आ गया है, चलिए कोई नहीं। इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने बच्चों दो चीजें देखी हैं, मैं आपको एक क्विक रिवीजन देती हूं। हमने दो चीजें पढ़ी हैं अभी तक, इंडिया के साइज की बात करी है और इंडिया के लोकेशन की बात करी है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं तो हिट अ लाइक, है कि नहीं, लाइक तो बनता है यार। साइज और लोकेशन को हमने कवर कर लिया है। मैम चैप्टर के नाम में तो साइज और लोकेशन नहीं था, चलो बाय बाय, नहीं, थोड़े से अभी छोटे छोटे से टॉपिक्स रह गए, इनको हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे, लेकिन जल्दी से लाइक प्रेस कर दीजिए। और याद रखिएगा बच्चों, हमने साइज की बात करी है, इंडिया के साइज की हमने बात करी है, जहां पे हमने ये समझा है कि इंडिया जो है इट इज लाइक 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का उसका एरिया है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट क्या पोजीशन वर्ल्ड में ऑक्यूपाई करता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में हमने बात करी, उस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कि वॉचेस तो अलग अलग, मतलब वॉचेस तो सेम टाइम शो करती हैं बट टाइम लैग एग्जिस्ट करता है, तो बताओ भाई क्यों होता है ऐसा। तो वहां पर पूरा स्टैंडर्ड मेरिडियन एक्सप्लेन कर देना है। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ दैट। लोकेशन की हमने बात करी थी, हमारे कौन कौन से लैटिट्यूड्स कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया एग्जिस्ट करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साथ ही में बे ऑफ बंगाल, हमारा अरेबियन सी, कौन कौन से हमारे आइलैंड ग्रुप्स वहां पे लाई करते हैं, ऑल ऑफ दैट। यस वी हैव कंप्लीटेड दैट, दैट्स इट। इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करते हैं फटाफट से। इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इट इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। Trans-Indian ocean routes help connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a strategic central location to India. बच्चों बोला जा रहा है कि इंडिया का जो लोकेशन है इट इज अ सेंट्रल लोकेशन, यानी कि ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में इंडिया कहीं बीच में लाया करता है, बिल्कुल बीच में, सेंट्रली लोकेटेड है। साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट के लिए जरा मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आई विल टॉक अबाउट दैट। कहां गया वर्ल्ड मैप, देखिए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट का मतलब है बच्चों, जैसे ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है और जब वो एशियन कॉन्टिनेंट साउथ में जा रहा है तो इंडिया एक तरीके से उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है ना, जब वो साउथ में जा रहा है तो इंडिया एक तरीके से साउथ में उसको लेके जा रहा है ना, देयरफॉर इट इज बीइंग सेड कि इट इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। हमारे जो इंडियन ओशन के रूट्स हैं, इंडियन ओशन इंडिया के साउथ में लाया करता है और जो इंडियन ओशन के थ्रू रूट्स हैं वो हमको यूरोप से कनेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द वेस्ट, वो हमको ईस्ट एशिया से कनेक्ट करते हैं। तो इंडियन ओशन हमको काफी कनेक्शन एक प्रोवाइड करते हैं, तो ईस्ट एशिया से इस इधर के थ्रू, वहां पे इसके थ्रू, तो पानी के रूट्स हमको कनेक्ट कर रहे हैं। Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from western coast, Southeast and East Asia from eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has indeed, and that is the eminent position in the Indian Ocean that justifies. अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि हमारा इकलौता एक ऐसा ओशन है इंडियन ओशन, है ना, और इंडियन ओशन के अलावा कोई भी ऐसा ओशन नहीं है जो कि किसी कंट्री के नाम पे नेम्ड है। क्यों है ऐसा, बताइए। तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है।
तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि ये क्यों है ऐसा सवाल। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा रीजन इसमें हमको लिख देना है, ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तरीके से जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है, यानी कि जो हमारा ये सदर्न वाला हिस्सा है, ये कहाँ पे है? इंडियन ओशन में घुस रहा है। प्रोट्रूड का क्या मतलब है? घुस रहा है भाई, जबरदस्ती नहीं घुस रहा है। ठीक है, तो इट प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन एक तरीके से इंडिया को हेल्प कर रहा है कि इंडिया क्लोज कंटैक्ट ट्रेड के थ्रू हो गया, अपने ओशियानिक ट्रेड के थ्रू, वैसे भी पहुंचना है नाव के थ्रू तो पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्लोज कांटेक्ट वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, साउथ ईस्ट एशिया से, ईस्ट एशिया से, हर जगह तक पहुंचा देगा इंडियन ओशन। तो एक इंडियन ओशन हमको एक बहुत अच्छी लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि हम वेस्ट में, ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज तक पहुंच पा रहे हैं। कोई भी दूसरी कंट्री इंडियन ओशन में नहीं है जिसकी इंडिया जितनी लंबी कोस्ट लाइन उसमें मौजूद है। सिर्फ इंडिया की एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में मौजूद है। ठीक है, दैट इज वाई इंडिया की जो एमिनेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है इंडियन ओशन में, उसको ये चीज जस्टिफाई कर रही है। इट जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। इंडिया का जो रिलेशनशिप है लैंड रूट्स के थ्रू, जमीनी रास्ते के थ्रू, वो इसके ओशियानिक रिलेशनशिप से भी पुराना है। तो ऑब्वियसली समुद्री रास्ते से तो इंडिया कनेक्टेड ही है बाकी कंट्रीज से, लेकिन लैंड रूट्स के थ्रू जो उसका रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा पुराना है। The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. These routes have contributed in the exchange of ideas, commodities since the ancient times. बच्चों, इंडिया देखो बोट वगैरह, नाव, शिप्स, ये तो सब चीजें बाद में आई, बाद में बनी। उससे पहले तक भी तो ट्रेड होता था, उससे पहले भी तो लोग इधर उधर घूमते फिरते होंगे। कैसे घूमते फिरते थे? जमीनी रास्ते के थ्रू। तो लोग सोचो कितनी कठिनाई में जो माउंटेन पासेस हैं उसमें से ट्रैकिंग कर करके एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। ठीक है, तो ये वेरियस पासेस के थ्रू जो नॉर्थ में प्रोवाइडेड है, हमारे एंशिएंट ट्रैवलर्स जो थे, दे यूज्ड टू ट्रैवल, दे यूज्ड टू गो टू द अदर कंट्रीज। ओशंस जो है वो ऐसे इंटरेक्शन को बहुत टाइम तक रिस्ट्रिक्ट करते रहे थे, क्योंकि हमारे पास मीन्स नहीं होता था टू ट्रैवल। चप्पू वप्पू चलाने वाली बात, बोट्स वगैरह बाद में आई, है ना। तो ये जो रूट्स हैं इन्होंने एक तरीके से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके ख्यालात वो कहीं और पर समझा कर आते थे। बहुत सारी कमोडिटीज का ट्रेड होता था सिंस एंशिएंट टाइम्स थ्रू द लैंड रूट्स। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे हमारे जो उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियां है, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, ये सारी चीजें कैसे पहुंची है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? थ्रू द पीपल हु ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया टुक दिस नॉलेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो लोग जो जमीनी रास्ते के थ्रू जाते थे, अपने आइडियाज को, ये सारे ज्ञान को बांटते थे दूसरे देशों में जाकर, तभी तो ये चीजें बाहर तक पहुंची हैं। हमारे जो मसाले हैं, मुस्लिम का कपड़ा है, मर्केंडाइज है, इंडिया से लेकर दूसरी कंट्रीज में ले जाया जाता था। ऑन द अदर हैंड ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ द डोम, तो ये जो डोम होता है, मीनारें होती हैं, है ना, जैसे कुतुब मीनार वगैरह, ऐसी मीनारें जो होती हैं, ये सब स्टाइल्स जो हैं ये भी बाहर से, इनका भी एक तरीके से प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। तो रूलर्स के थ्रू हो गया, या फिर लोग जो बाहर से आए वो अपने साथ इन आर्किटेक्चरल आइडियाज, इन स्टाइल्स को लेकर आए, तो उसका भी प्रभाव भारत में अच्छा खासा देखने को मिलता है। अब इंडियाज नेबर्स की बात कर लेते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखता है। इट शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। Our southern neighbors across the sea consist of the two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. तो बच्चों, भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो लैंड बाउंड्री से हम किस किस के साथ जुड़े हैं? पाकिस्तान हो गया, ये रहा अफगानिस्तान, उसी के साथ नॉर्थ वेस्ट नेबर्स हो गए, ये नॉर्थ वेस्ट नेबर्स हो गए। उसी के साथ नॉर्दर्न नेबर्स की बात करें तो चाइना हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया, ये रहा भूटान। तो ये हमारे नॉर्दर्न नेबर्स हो गए। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये बांग्लादेश और हमारा म्यांमार हो गया ईस्ट में। साथ ही में अगर हम थोड़ा सा नीचे सदर्न नेबर्स की बात करें, अक्रॉस द सी, समुद्र को पार करके, तो दो आइलैंड कंट्रीज है, एक है श्रीलंका, एक है मालदीव, जो कि
दिख ही नहीं रही अभी इसमें। तो ये दोनों कंट्रीज हैं आइलैंड कंट्रीज जो कि हमारे सदर्न नेबर्स हैं। तो नॉर्दर्न नेबर्स कौन से हैं? चाइना, नेपाल, भूटान। नॉर्थ वेस्टर्न नेबर्स है अफगानिस्तान, पाकिस्तान। उसी के साथ नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स है म्यांमार और बांग्लादेश। सदर्न नेबर्स है श्रीलंका और मालदीव। तो ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। उसी के साथ यहां पर ओहो श्रीलंका सेपरेटेड from India by a narrow channel of sea formed by the Park Strait and the Gulf of Mannar, while Maldive Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. तो मालदीव्स ये रहा लक्षद्वीप आइलैंड्स के इधर साउथ में है, और श्रीलंका अगर इंडिया से देखा जाए तो बच्चों एक नैरो चैनल ऑफ सी के थ्रू सेपरेटेड है, जिसको पार्क स्ट्रेट गल्फ ऑफ मन्नार बोला जाता है। तो गल्फ क्या हो गया? गल्फ एक तरीके से बच्चों पानी का एक ऐसा चैनल होता है जो कि तीन तरफ जमीन से जुड़ा हो। पानी जो कि तीन तरफ जमीन से जुड़ा हो उसको गल्फ बोलते हैं। और पार्क स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक ऐसा वाटर है, ठीक है, नैरो चैनल ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स टू सीज, जो कि दो समुद्रों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग द टू सीज। narrow channel of water that is दो समुद्रों को या दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ रहा हो, एक पानी की छोटी सी वाटर बॉडी, तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो पार्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है, साथ ही में गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ मैंने भी आपको बताया, गल्फ क्या होता है? पानी का एक ऐसा हिस्सा जो कि तीन तरफ जमीन से जुड़ा हो। तो ये आपको दिख रहा है, ये गल्फ है और ये पार्क स्ट्रेट है बीच में। तो ये दो चीजें, दो ऐसे ज्योग्राफिकल फीचर्स है जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप बच्चे लोग यू लाइक द चैप्टर इज फिनिश्ड, the end of the chapter, and I will see you guys with the next class in some time. तो आप मेरे को बताइएगा कैसे लगी आज की क्लास और कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो। Do let me know in the comments below. Thank you so much guys. Take care and bye bye. Bye.